मतलब पीरियोडिक में? नहीं, चांस नहीं है उसके, सिंपल आने वाले हैं। तो सर फिर एनसीईआरटी, उसको बाद में ही बता देना, मतलब जब आप रिवीजन करवाएंगे तब। हाँ तब तो मैं पूरा फुल करवा दूंगा। अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना एनसीईआरटी करो। बाकी ये मैंने पूरे ना लोड करके रखी हुई वर्कशीट वगैरह, तो वो सब मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। और एक और पीडीएफ है मेरे पास, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस है ना। पहले SA1 SA2 स्कीम चलती थी, तो SA2 का जो पोर्शन होता था वो SA1 वाला पार्ट नहीं होता था। जैसा अभी तुम लोगों का हो रहा है वैसे ही स्ट्रक्चर चलता था। तो उसके बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ओके। चलो अब हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट्स निकाले थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में कोई प्रॉब्लम है, देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बाद में जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 से जो डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये दो क्वेश्चंस मैं एक साथ यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। फॉर्मेशन सॉल्यूशन दोनों काम इसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर्स जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है। ठीक है। तो यहां पर से आप दोनों नंबर्स निकाल सकते हो। सबसे पहले आपका आंसर रहेगा सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। स्टार्ट करो मेरे साथ सॉल्व करना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, नहीं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। So the second number will be, second number will be, दोनों का सम 27 है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस x होगा। समझ में? क्योंकि सिंगल वेरिएबल वाले फॉर्म में लाना है ना हमको, सो दैट तभी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। And their product is 182, product is 182, it means x into 27 minus x, that is equal to 182। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ये दोनों टर्म्स को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं? ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दैट इज इक्वल्स टू 0। किस में स्प्लिट होगा, 13 और 14? देखो एक बार और भी कोई वेरीफाई करो, 13 इंटू 14 प्रोडक्ट 182 आता है क्या? यस सर। यस सर। ओके गुड। सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 14x, इसमें स्प्लिट हो गया, प्लस 182, दैट इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पेयर, ये हो जाएगा सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा x, यहां पर बच जाएगा x माइनस 13। सेकेंड पेयर में से माइनस 14 कॉमन निकलेगा, ये बच जाएगा x माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर दो फैक्टर्स मिलेंगे, x माइनस 13 विल बी द फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी x माइनस 14। दोनों टर्म्स को एक एक करके हम जीरो करेंगे। इनिशियली x माइनस 13 को इक्वल्स टू 0, after that x minus 14 को equals to 0, we'll get two values of x, first will be 13 and second will be 14। ठीक है। फाइंड द नंबर्स बोला है, तो पहला नंबर अगर हम 13 लेते हैं, जो सेकंड नंबर है वो 27 माइनस 13 हो जाएगा, दैट विल बी 14। और अगर फर्स्ट नंबर 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 13। सो इन ऑल 13 एंड 14 विल बी द टू नंबर्स। ठीक है। ओके हो गया, तो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4,
सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। इरेज कर दूं ना इसको पूरा? यस सर। ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टेटमेंट गिवन है, two consecutive positive integers, find the two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. So let the first number be x, लिखो, let the first number be x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस वन, करेक्ट। फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस वन। अब ये फॉर्मेशन करके मुझे बताओ, ये वाली लाइन का मतलब सम ऑफ whose squares is 365। सर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 365, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 365। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐड होके बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पर ये वाली टर्म बनेगी 2x प्लस वन और ये 365 इधर आएगा तो माइनस 365 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक की इक्वेशन आ गई। अब 2 कॉमन निकल रहा है, क्लियरली दिख रहा है, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 वन सा 2, 182। करेक्ट 182 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किसमें स्प्लिट होगा? अभी हमने किया था, याद करो 182 के लिए किसमें स्प्लिट किया था? 13 और 14 में किया था, तो यहां पर भी 13 और 14 में स्प्लिट होगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस 14x माइनस 13x, बिकॉज 14 माइनस 13 इज 1, माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकलेगा, यहां पर x प्लस 14 आएगा। सेकेंड पार्ट में माइनस 13 कॉमन निकलेगा, x प्लस 14 आएगा that is equal to 0. You'll get two factors. First will be x plus 14 and second factor will be x minus 13 that is equal to 0. Further, x plus 14 is equals to 0 and x minus 13 is equals to 0. You'll get two values of x. First will be minus 14, second will be plus 13. ठीक है, सो यहां पर क्या बोल रहा है? पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं, देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे? 13। तो अगर 13 फर्स्ट नंबर है तो सेकेंड नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 14 होगा। क्लियर? सो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 4 किया ना, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाओ, चलो आप लोग बनाओ, बोर्ड में मत देखना, ठीक है? मैं बना रहा हूं अपने एंड से। अगर किसी को डाउट होगा, उससे नहीं बन रहा, तो ही वो हिंट लेगा सिर्फ, ताकि वो खुद से ट्राई करेगा। अनुष, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही, इसलिए मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दे रहा हूं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है? अब इसमें बोल रहा है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मैं बेस को x लेता हूं तो एल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा?
7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब x माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर आपको दो चीजें मिल गई। पहली चीज मिल गई आपको बेस, और दूसरी चीज मिल गई परपेंडिकुलर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस डायरेक्टली आपको गिवन है 13, h इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, फाइंड अदर टू साइड्स। अदर टू साइड से मतलब है इसका बेस और परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम लिखो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करो। पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं इसको ना ऐसा लिखता हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी -14x। ठीक है, 7 स्क्वायर इज 49 और ये 169 इधर आएगा तो -169, दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर 2 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा x स्क्वायर minus 7x minus 60 is equals to 0. So the standard equation will become x square minus 7x minus 60 is equals to 0. समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब किस में स्प्लिट होगा? गुड, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x में स्प्लिट होगा। ठीक है, -60 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाओ, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से x निकलेगा, x माइनस 12, सेकेंड पेयर में से 5 निकलेगा, x माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 फर्स्ट फैक्टर होगा, सेकेंड फैक्टर क्या होगा x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो x माइनस 12 x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 12, x is equals to -5. So obviously x cannot be -5 because length of side cannot be negative. So we'll consider x is equals to 12, मतलब बेस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और क्या बच गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। अगर वहां पे प्लस x प्लस 7 रहता, अगर तब हम -5 कंसीडर करते तब लेंथ तो हमारा वो पॉजिटिव। एक मिनट, कौन सा x प्लस 7 होता? x प्लस 7 होता परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर x प्लस 7 होता तो हमारा आंसर -5 था। मतलब प्रूव करते तो पॉजिटिव ही रहता। लेकिन x तो आपने बेस को लिया हुआ होता ना, तो बेस कैसे नेगेटिव हो सकता था? क्लियर? ओके, ये सब जो एक्चुअली मैंने वीडियो भेजा था मेरा वाला, देखे कि नहीं तुम लोग? हाँ, क्या यस पढ़ाया? सर। हाँ, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, और वो कौन से किसके लिए पढ़ाया है वो पता है? वो प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है ना, उसकी वैकेंसी के लिए। ठीक है, स्कूल के नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है पीएससी में, उसके लिए वो पोस्ट, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो उसमें कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा आता है पता है? 10th का पोर्शन। मतलब मैं ये समझाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है 10th का सिलेबस। आपको प्रिंसिपल बनने के लिए भी 10th के मैथ्स का पेपर का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ये है। समझ रहे हो कि नहीं इंपॉर्टेंस उसका? ठीक है, और एग्जैक्टली एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो, एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का क्वेश्चन कराया, वो आपकी 10th की एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है।
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है ना प्रूफ वाले क्वेश्चंस, उसका एज इट इज क्वेश्चन उठा के लास्ट टाइम दिया है 2016 में जब ये पोस्ट निकली थी तब। ठीक है, तो 9th और 10th का मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली आईक्यू टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करिए एक पर्टिकुलर डे में। It is observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. अब ये वाली स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। It was observed that on a particular day the cost of production, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है if the total cost of production on that day was ₹90, उस दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीस था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होते हैं ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तब मैं बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है बोल रहा है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लिखो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day be x। तो सपोज उस एक दिन में x आइटम्स का प्रोडक्शन हुआ। समझ में आया? अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आपको निकालना है। तो यहां पर ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ग्रीन कलर से, वो मैंने इसलिए हाईलाइट किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उसके बारे में उसने एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है उसने? was 3 more than twice the article produced on that day। मतलब उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 3 more than twice का मतलब 2 times plus 3। ठीक है, तो किसका 2 times? x का 2 times। ठीक है, तो जो कॉस्ट होगा आपका, सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल will be 2x plus 3 rupees, 2x plus 3। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जो ग्रीन वाली लाइन है उससे पढ़ के हमने ये बनाया। अब आते हैं, ये जो 90 गिवन है ये क्या चीज है, उस वाली लाइन को पढ़ते हैं। ये वाली लाइन लास्ट के पहले वाली, if the total cost of production on that day was ₹90। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सपोज एक दिन में 12 पेन्स का प्रोडक्शन करें, पेन 12 पेन बना रहे हैं, एक पेन की कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीस, तो आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा उस दिन का? 60। आपने क्या किया? नंबर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों चीजें हमारे पास भी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये भी है हमारे पास। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्टिंग मिल जाएगी प्रोडक्शन की, दैट इज गिवन, इट इज 90। क्लियर? तो यहां से फॉर्मेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x into 2x plus 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 90। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब सॉल्व करो। कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, सीधा स्प्लिट करना पड़ेगा।
सो स्प्लिट करते समय आपको देखना है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -180 आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल। सो किस में स्प्लिट होगा? सर +15 एंड -12। +15x एंड -12x। किसने आंसर दिया, एक बार नाम बताना। सर इशिका। अच्छा, इशिका, ओके। सो +15 एंड -12, करेक्ट। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल जाएगा? x कॉमन निकलेगा। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? क्या बचेगा बताओ ब्रैकेट के अंदर? करेक्ट, 2x + 15। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस निकलेगा। 6 भी कॉमन निकल सकता है, तो -6 कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? अगेन 2x + 15, यही बचेगा कॉमन ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर 2x + 15, ये पूरे में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा? x - 6, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके एक बार 0 करते हैं। 2x + 15 इक्वल टू 0 फर्स्ट केस, एंड x - 6 इक्वल्स टू 0 सेकेंड केस। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x will be -15/2, which we will reject। ये वैल्यू क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू 6, ये करेक्ट आंसर होगा। 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालने के लिए क्या करोगे आप? यस, ये x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मिल जाएगा 15 रुपीज, 15 पर आर्टिकल। क्लियर? क्वेश्चन को वेट कर, क्लास के बाद समझा दूंगा मैं। ठीक है, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, इसको मैं हटा के रख दे रहा हूं। क्लास एंड होने के बाद मैं एक बार बता दूंगा तेरे को पर्सनली। और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो क्लास एंड होने के बाद रुकना, मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन फिर से, अगर ये क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन समझ में नहीं आया। सॉल्यूशन तो आसान था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। ठीक है, तो मैं कुछ चीज आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हट चुका है, तो सीधा हम करेंगे यस, दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताओ तो। यस सर। ये तो हो गया था, यहां से देखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ओके। देखो यहां पर सामने आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको एज इट इज आप लोग नोट डाउन करो। पहले नोट डाउन करो इसको। सबसे पहले टाइटल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है हमको। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर देखो, ये जो है ये एक्चुअली क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? ax² + bx + c, इसको नोट डाउन कर लो। अब सॉल्यूशन जो है ना, 2 स्टेप में होता है। जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हम क्या करते हैं? d निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल D जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, फाइंड d। अब d कैसे फाइंड करते हैं? ये d निकालने का फॉर्मूला है, कैपिटल D इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब यहां पर ABC तो आपको पता है क्या है? ABC कोफिशिएंट्स है, a x² का, b x का और c कांस्टेंट टर्म का। अब d की वैल्यू कैसी आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर 3 कंडीशन है, 3 केसेस है। केस 1 है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू। तो जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स मतलब x की वैल्यू, वो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल।
इसको नोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूं, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ रूट्स है इसका नाम ना, इस पूरे पार्ट का नाम नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब रूट्स रियल एंड अनइक्वल। अब ये रियल एंड अनइक्वल का मतलब क्या है और रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स मतलब x की वैल्यू, रूट्स मतलब x की वैल्यू। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले भी सॉल्व किया ना, इस टाइप के सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है, दो वैल्यू मिलती है। तो एक वैल्यू जैसे 5y, दूसरी वैल्यू सपोज जैसे 2y, तो दोनों रियल नंबर है 5 और 2, और दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ये है पहले वाले उसका मतलब। क्लियर हो गया सबको? सेकेंड कंडीशन क्या है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा तब। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। ठीक है, तब क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नोट डाउन करो, एक काम करो, पूरा एक कॉल अटेंड कर रहा हूं मैं। हेलो, हाँ हाँ, नोट डाउन कर लिया क्या तीनों नेचर रूट्स का? यस सर। यस सर। ओके, तो तीनों कंडीशंस भी ध्यान देना, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है, पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, और स्टेप नंबर 2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दो कि आप लोगों के लिए केस 1 और केस 2 ही बस एप्लीकेबल है। मतलब जब रूट्स रियल होंगे तभी आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई करोगे। अगर केस 3 आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करोगे अभी तक, क्लास 10th तक। मतलब समझ में आया ये चीज? तब हम बोल देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अब देखते हैं 3 एग्जांपल्स। अगर आपने नोट डाउन कर लिया, ये फॉर्मूला भी लिख लिया ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ कुछ पूछना? डिस्क्रिमिनेंट, वो जो वैल्यू है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला है उसने। ठीक है, ओके, चलो अब ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे, इनको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, नहीं लिखा है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a हो गया। चलो 3 प्रॉब्लम से तीनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये वाला। ठीक है, यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या है? आप कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर लो। तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 5 है, एंड c इज इक्वल्स टू 6 है। ओके, एबीसी दिख गया। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6। ठीक है, सो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है d। मतलब रूट्स का नेचर कैसा होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये हो गया रूट्स का नेचर। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करो। x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, b की वैल्यू देखो कितनी है? 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी, तो d की वैल्यू क्या आ गई है? 1 अपॉन 2a। a की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 है, जिससे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -5 प्लस -1
अपॉन 2। समझ में आया? अब एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, बीच में जो प्लस माइनस लिखा है उस जगह पे जब आप उसको प्लस लोगे तो ये क्या होगा, -5 + 1 अपॉन 2, और जब माइनस लोगे तो x क्या हो जाएगा, -5 - 1 अपॉन 2। समझ में आया? जिससे कि आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, -5 + 1 मतलब -4 अपॉन 2, मतलब x की एक वैल्यू मिलेगी -2, और x की दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। समझ में आया? तो ये मिल गया आपको रूट्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो वो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम करते थे ना, वो स्प्लिट करने के लिए सोचना पड़ता था ना किसमें स्प्लिट करें, उसकी बजाय आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया दूसरा तरीका क्या है ये? तो ये चीज क्लियर हो गई, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। आपको रूट्स क्लियरली दिख रहे हैं, रियल है और अनइक्वल है। दिख रहा है ना ये ब्लैक बैकग्राउंड में? यस सर। ओके। रूट वन की वैल्यू 1 होती है। हाँ, ये √1 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 × 1 लिख सकते हैं ना, 1 से बाहर निकाल जाएगा, सिंपल। ठीक है, हो गया, इरेज कर दो। यस सर। ओके, ओके। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। स्टार्ट करो सॉल्व करना, सेकेंड पार्ट उसका। सबसे पहला स्टेप आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे, एबीसी निकालोगे, फिर डी निकालोगे। ठीक है, तो एबीसी कोफिशिएंट देखेंगे, a = 4, b is also 4, c is equals to 1। so first you will find d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। जब इसमें पुट करेंगे तो b² मतलब कि 4² - 4 इंटू a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू है 1। so you'll get d is equals to 16 - 16, it means d is equals to 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 0 आ गई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो आप क्या लिखोगे, रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट लिखो यहां पर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब निकाल लेते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, -b ± √d अपॉन 2a, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा। वैल्यू पुट करते हैं, -b मतलब कि -4 ± √d, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है 4। सो फर्दर x इज इक्वल्स टू -4 ± 0 अपॉन 8। अब चाहे आप प्लस लो या फिर माइनस लो, आपको दोनों केस में x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4/8, मतलब कि -1/2 आएगी x की दोनों वैल्यूज। समझ में आया? तो क्लियर है कि जो रूट्स आपको मिल रहे हैं वो रियल हैं और इक्वल भी हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, जिनका हो गया थर्ड केस सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। सेकेंड केस में आपने b² - 4ac निकाला तो ये हो जाएगा 1² - 4 × 1 × 1, दैट इज इक्वल टू -3। सो क्लियर है, d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, वो 0 से क्या है, छोटी है। तो जब d की वैल्यू छोटी हो जाएगी 0 से तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो नंबर है
वो रियल नंबर नहीं बनेगा। देखो कैसे रियल नहीं बनेगा, यहाँ पर जब आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, लेकिन डी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगी -3, और -3 -√3 ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं, इट इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। समझ में आई ये चीज? तो रूट के अंदर कभी भी माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता, इसीलिए इस केस में जो रूट है वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर ये चीज? और इसके बाद आप लोग सॉल्व नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा तीनों नेचर ऑफ रूट्स क्या है और कब हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जो आप लोगों के पोर्शन में है, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3, चलो ये एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं। 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज मैं ये बता दूं, यहां पर जैसे ना इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, तो आपको मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिंपली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट केस में 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, ए बी सी आइडेंटिफाई करो। ए बी सी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 2 -7 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डी निकालो। डी होता है b² - 4ac, सो b² मतलब कि -7² -4 इंटू a, उसकी वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3, सो ये क्या आ जाएगा 49 - 24 दैट इज इक्वल्स टू 25। सो क्लियरली डी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रूट्स रियल होंगे। हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, और इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -b, यहाँ वैल्यू पुट करते समय एकदम केयरफुली पुट करना है, गलत हो सकता है, माइनस ऑफ माइनस होगा ना ये, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 25 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू यहां पर क्या है 2 है। सो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 7 + -5 बिकॉज √25 5 होता है, डिवाइडेड बाय 4। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार पॉजिटिव लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे जब साइन को, तो ये बताओ कि वो दो वैल्यूज क्या आ रही हैं। 1/2 आ रही है फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू 3। ओके, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी सबको भी क्लियर, इरेज कर दो। चलो सेकेंड Yes, sir. पार्ट, सेकेंड पार्ट जल्दी से सॉल्व करो, बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। सर 33। 33, ओके, ठीक है। सो फर्दर रूट्स निकालो, मतलब x की वैल्यूज बताओ क्या आ रही है। यहां तक आया कि नहीं आया?
हाँ बताओ, पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा? अरे इसमें क्या डाउट हो रहा है? -1 + √33/4। अच्छा ये रूट है ना, सॉरी मैंने रूट नहीं लगाया, करेक्ट। -1 + √33/4, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूट होगा। -1 + √33/4। सेकेंड रूट क्या होगा? -1 - √3/4। ओके, -1 + √33/4, ठीक है, ये बीच में माइनस है। b² - 4, एक सेकेंड ना, हाँ चेक कर लो आंसर सही में आ रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लो। सेम है, बुक में देख लिया? ओके, क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ हाँ, बस x निकल गया, सॉल्व हो गया इक्वेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 3, इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करो, चलो। डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बताना क्या आ रहा है। सर 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, ओके। आगे सबका, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो मैं रफ में कर दूं सॉल्व। चलो, जिसका आगे डिस्क्रिमिनेंट 0 आगे सॉल्व करो, जिसका नहीं आया एक बार यहां पर देख लो कहां पर गलती कर रहे हो। (4² √ 3² -4 4 16 3 48 4 4 16 into 3 -48 48 -48 दैट इज इक्वल टू 0। तो देख लो अगर कहीं गलती किया तो, और d की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर ये -b/2a हो जाएगा, क्योंकि तो d तो 0 हो गया, तो -b मतलब -4√3/2a, तो 2 into 4, so your answer will be -√3/2, यही आएगा, -√3/2 Yes, sir. -√3/2, ठीक है, दैट्स इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्म का है, इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, सॉल्व करो ये वाला। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट -31 आ रहा है। ओके, ठीक है, Yes, sir. -31 आ रहा है। ओके, ठीक है, 1 - 32 दैट इज -31। सो आप क्या लिखोगे? सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, दैट्स इट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने तो वही किया है, क्वेश्चन 2 हमने कर लिया एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चांसेस नहीं है ये क्वेश्चन आने का, क्योंकि उसने मेंशन किया है ना, छोड़ देते हैं उसको। मेंशन किया है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड।
सो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 हटा देते हैं हम, उसमें मेहनत नहीं करते। लास्ट में सैंपल पेपर जब सीबीएसई रिलीज करेगा ना, उस समय देख लेंगे कि उसने अगर इस टाइप के क्वेश्चन सजेस्ट किए होंगे तो करेंगे। और या फिर वो जो बुक्स आती है ना सैंपल पेपर वाली बुक्स, उसमें भी एक बार रेफरेंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो आपका आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। Let his present age be x years. Let his present age be x years. ठीक है। अब फॉर्मुलेशन करने के लिए आप ये वाली चीज देखोगे कि क्या लिखा उसने, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago 5 years from now is 1/3। तो सम बोला है तो किसका सम? रेसिप्रोकल्स का। किसके रेसिप्रोकल्स का? 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज जो होगी उसके रेसिप्रोकल का सम। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? x-3। 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x+5। इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x+3 एंड 1/x+5। और इन दोनों का सम मतलब कि प्लस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/3। समझ में आ गया ये चीज? अगेन इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, लेकिन अब इतना कर लिए तो आगे तो मेरे ख्याल से बना लोगे ना, इजी है ये। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या जाएगा? x-3 इंटू x+5, और न्यूमरेटर में हो जाएगा x+5 इन प्लस x-3 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/3। फिर उसके फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बताओ क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म? ठीक है, सॉल्व करो। चलो, आशुतोष बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यस सर। ओके, अरे कैमरा में क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड। कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं हुआ एग्जाम। बनाओ, क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बताना। ओपन नहीं हो रहा है, सीबीएसई का सर्कुलर है, आज कब की डेट का है देखते हैं। फोर्टीन आज की डेट का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर दिस सेशन। सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है। हो गया? क्या है बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म? x² -4x -21 इज इक्वल्स टू 0। बाकी और बच्चों का आया क्या बताओ, एक बार कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ओके, गुड, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आ रहा है बताओ। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड बेसिक। ये क्या है? ये तो पुराना वाला ही है।
सर डिस्क्रिमिनेंट 100 आ रहा है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट 100। ओके, और किसी का एक बार वेरीफाई करना। डाउनलोड हो गया, चलो ठीक है। नहीं नहीं, नया वाला है, आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कम से कम आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या होने वाला है। एक मिनट, अभी मैं देखा ही नहीं, अभी बस मैं ग्रुप में सेंड किया हूं आप लोगों को ओपन करके। हो गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, आगे सॉल्व करो ना। एक्स की वैल्यू निकालो, उसकी एज निकालनी है, वेट कर रहे हो, एज कितनी है उसकी। सर एक्स की वैल्यू 7 और -3 आई। ओके, x इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू -3। कंफर्म करो, और किसी का आया क्या सेम? यस सर। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 7, ये होगी प्रेजेंट एज रहमान की। ठीक है, बाकी सबका हुआ। आशियान डिस्क्रिमिनेंट आया, इसके बाद आगे सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा था, टाइम है तो एक बार हम लोग देख ले, क्या सैंपल पेपर देख लेते हैं, चलो जल्दी से। ठीक है, स्टैंडर्ड का ही एक बार देख लेते हैं पहले। दिख रहा है? ऑनलाइन में सब बच्चों को दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो देखो मार्किंग स्कीम क्या है। ऑल द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। 14 क्वेश्चंस रहने वाले, 3 सेक्शन रहने वाले, एबीसी। सेक्शन ए 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच। ठीक है, मतलब ठीक है, 1 मार्क वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब इसके बाद सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। सिंपल है, 25th टर्म निकालना है और 15th टर्म निकालना है, डिफरेंस लेना। स्टैंडर्ड का पेपर लिया हूं, ये इसका क्वेश्चन इजी है, मतलब बेसिक का ऑब्वियसली इजी होगा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा कोई इसमें इशू नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन करने वाले, मैं बोला ना नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आता है, तो इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेना है, इसमें 0 लेना है। आगे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P two tangents PA PB are drawn to a circle C with, अच्छा C अंडर ब्रैकेट 0, R लिखा है ना, इसका मतलब है उसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, इफ OP is equal to 2R, OP 2R है, देन फाइंड एंगल APB। APB मतलब ये कंप्लीट एंगल निकालना है। ये निकल जाएगा आराम से, बस आपको थोड़ा सा ना इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इसमें। नेक्स्ट नीचे क्या है? कर्व सरफेस एरिया, ये तो चलो हम आगे पढ़ने वाले CSA वाला। ये कौन सा है ऋतु? 5 ईयर एंगल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व फॉर एक्स, या ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आराम से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम अभी आगे आने वाले समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, अभी स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया ना टॉपिक। कौन सा है? 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स
standing 20 meter away from each other on a level ground. The angle of elevation of top of first pole from the foot of second pole is 60 degree and the angle of elevation of top of second pole from the foot of first pole is 30 degree. Find the difference between their heights. अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दोनों की हाइट निकालना है, दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, इसको ट्राई करना. ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही है. ए बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज. ठीक है, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. ओके, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन, एंगल ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री. ये तो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किया हुआ है. Angle between two tangents is supplementary the angle made in the center. याद है? ये देखो, ये वाले डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा. ये वाला जो एंगल है ना PTQ, मतलब T पे जो एंगल बन रहा है और O पे जो एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. ये प्रूव करना है. दोनों का सम 180 होगा. हाँ, वो उसी तरीके से. वो लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल बना दो. क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 ये 90, बाकी दोनों बचे वाले का सम कितना हो जाएगा? 180. ठीक है, ये कौन सा केस स्टडी बेस्ड है क्या? अच्छा, केस स्टडी को आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे. बस खत्म, 2 घंटे का पेपर है. सेक्शन बी में ए तो ठीक है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये वाले आए और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके ये हैं, मतलब केस स्टडी वाले 4 मार्क्स के हैं. तो केस स्टडी में 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों में 2-2 केसेस गिवन है, दोनों 2 पार्ट्स हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, ऐसा है. ठीक है, मतलब केस स्टडी को इस बार ज्यादा फोकस पे लेना पड़ेगा हमको, है ना. वेटेज ज्यादा हो गया ना, 4 4 जा 6, 4 2 जा 8 मार्क्स है. नहीं, 1 मिनट, 4 और ये 4, हाँ 8 मार्क्स तो हुआ ना. लास्ट सेक्शन का कैसे इसने लिखा? 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो ये 2 लिखा हुआ है ना. अच्छा, ये 2 केस स्टडी है. सेक्शन सी जो है ना, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन केस स्टडी वाले हैं और 2 क्वेश्चन नॉर्मल है. 11 और 12 नॉर्मल है, 13 और 14 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. चलो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. होमवर्क आप लोगों को एग्जांपल्स करने हैं. ठीक है, हाँ, एग्जांपल्स जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया उसके पहले तक के एग्जांपल्स पूरे. ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ. ठीक है, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं मीटिंग. थैंक यू. थैंक यू सर.